लास्ट जो है हमारा थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन हमने अपना लेसन नंबर 7 कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमारे पास था कि आप एक सेल को दूसरे सेल के साथ किस तरह लिंक करते हैं, परसेंटेज का फार्मूला। फिर साथ ही हमने देखा था कि पास फेल फार्मूला यानी कि इफ़ फार्मूला जो है वो हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पास फेल के अंदर। और इफ़ फार्मूला ही हमने ग्रेड के अंदर भी देखा था, जो कि बार बार रिपीट हो रहा था। और उसी के लास्ट में हमारे पास था जी एक एवरेज का फार्मूला, जिससे हमने कहा था कि हम एक औसतन वैल्यू या परसेंटेज जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारी लास्ट क्लास थी। तो ये लास्ट क्लास के अंदर भी किसी का अगर कोई सवाल, कोई मसला, परेशानी, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो पूछ लें। ऐसे ही पूछना तो नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट किसी का सबमिट नहीं हुआ, लेकिन चले फिर भी। आपकी फ़ाइल आई है, चेक नहीं की? आफाक का मैंने चेक किया था, आफाक उसके अंदर आपने सिर्फ पास फेल का लगाया है। वो तो अच्छी बात है, परसेंटेज भी लगाई थी, बट आपने वो नहीं लगाया, एवरेज भी नहीं लगाई ना, वो ग्रेड्स लगाए हैं, वो भी लगाने साथ हैं। क्लास के बाद चलो मैं वो सारा ना वो वॉइस कर दूंगा जो जो आपका रहता होगा। सारा कुछ कंप्लीट किया है, आफ्टर द क्लास आज चेक कर लूँगा। तो आज जो है हमारे पास ना बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लेसन नंबर 8 के अंदर। और लेसन नंबर 8 शॉर्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले है, लेकिन वही बात, शॉर्ट भी हैं बट इम्पोर्टेंट भी ज़्यादा ही हैं। तो स्टार्ट में तो बेसिक से ही आ रहे हैं, जिनमें से सबसे पहले है जी इंट का फार्मूला या इंटीजर। डेसिमल नंबर से मुराद वो नंबर जिनके आगे ना पॉइंट लगा हो, पॉइंट के आगे वैल्यूज़ लिखी हों, उनका नंबर हम उसको डेसिमल नंबर बोलते हैं, डेसिमल प्लेसेस भी कह सकते हैं। से इंटीगर नंबर में तब्दील करना। याद रहे कि डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जिनमें पॉइंट या फ्रिक्शनल पॉइंट आता है, और जिनमें नहीं आता वो इंटीजर्स कहलाते हैं। और एग्जांपल भी दी गई है कि डेसिमल नंबर कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जबकि इंटीजर में पॉइंट और उससे आगे जो वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म कर दी जाती हैं। तो अगर एक्सेल के अंदर अगर आपके पास यूं ही कुछ नंबर्स हैं तो आप उनको यूं कन्वर्ट करवा सकते हैं। जैसा कि रेंडमली कुछ नंबर्स लिख लेते हैं डेसिमल नंबर्स में। डिफरेंशिएट भी हो जाएगा है। यूं कुछ नंबर हैं, ठीक है। अब अगर हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ इंटीजर नंबर्स। तो उसके लिए जो फार्मूला है वो यही है कि आप इज इक्वल टू इंट लिख लें, फुल इंटीजर नहीं लिखना, शॉर्ट फॉर्म में इज इक्वल टू INT। देन ये नंबर पूछ रहे हैं तो आप याद रहे यहाँ पर रेंज सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एट अ टाइम ये एक ही आंसर देगा, जैसा कि इफ फार्मूले में होता है कि वो सिर्फ एक ही ऑब्टेन मार्क्स का आंसर देता है एट अ टाइम। देन हम उसको कॉपी पेस्ट कर दे वो फिर साथ साथ दे देते हैं। तो यहीं पर भी यही काम है कि आपने सारे नंबर सिर्फ और सिर्फ एक जो आपका नंबर है लेफ्ट साइड पे जो प्लेस है उसको आप सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दें और इंटर। तो यहाँ पर 21.325 था, तो यहाँ पर सिर्फ 21 आ रहा है। अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो ये हर एक आंसर यूँ ही कन्वर्ट कर देगा, एक एक पॉइंट्स मिटा देगा। अब ये एक तरह से इसका फार्मूला भी आ गया हमारे पास, और बाय माउस हमने इसका तरीका ऑलरेडी देखा था, जो कि यहाँ ऊपर मौजूद है कि डेसिमल प्लेसेस यहाँ से ज़्यादा भी कर लें और यहाँ से हम कम भी करवा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन अपनी अपनी जगह मौजूद हैं। फिर है जी हमारे पास स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, जैसे कि मैथ्स वगैरह में होता है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास नंबर है जी जैसा कि 25,
तो मैं इसका यहाँ स्क्वायर रूट निकालना चाह रहा हूँ। और ये हमारा नंबर आ गया, ये मैं एज आ रेफरेंस लिख रहा हूँ। तो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के लिए शॉर्ट फॉर्म है SQRT, शॉर्ट फॉर्म में SQRT, देन ब्रैकेट ऑन। और यहाँ से जो हम अपना ये वाला नंबर जो ये सिलेक्ट कर लेंगे, ये भी सेम वही हिसाब है कि एट अ टाइम एक नंबर का आंसर देगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज फॉर इंटर। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट निकल के आ गया, यानी कि 5 5 25। ये इस तरह से हम ये निकलवा सकते हैं। तो बहरहाल ये तो हमारे पास आ गया जी आंसर स्क्वायर रूट में। इसी के साथ फिर एक और चीज़ है जी, जो कि है पावर। किसी भी नंबर की पावर वैल्यू निकालने के लिए, जैसा कि 2 का क्यूब या 2 की पावर 3 जिसको हम बोलते हैं, इसमें हम 2 को 3 दफ़ा अपने साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 2 को 2 से ही 3 दफ़ा अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर है हमारे पास वो पावर में आता है। तो जैसा कि हम यहाँ एक सेक्शन बनाते हैं नंबर का और एक पावर का, क्योंकि ज़ाहिर है आप अगर फार्मूले में पहले पावर सेलेक्ट करेंगे देन नंबर सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर चेंज हो सकता है। ठीक है, और यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं। तो जैसा कि 2 है और पावर हम 3 दे देते फिलहाल के लिए, 8 आंसर आएगा। लेकिन पावर के लिए क्या है, इज इक्वल टू पावर का फार्मूला है POWER, ब्रैकेट ऑन। तो वही बात है कि सबसे पहले आपसे ये नंबर पूछ रहे हैं। मैंने वही अभी जिक्र किया, अगर 3 की पावर 2 करेंगे तो हमारे पास कुछ और आंसर आएगा, 9 आंसर आएगा। जबकि 2 की पावर 3 करेंगे तब 8 आंसर आएगा। तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखना है कि हाँ भी नंबर कौन सा सेलेक्ट करें, ये मल्टीप्लाई या प्लस नहीं है कि पहले कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करें, जो भी सिलेक्ट करें उससे हमारा आंसर सेम ही आएगा, ऐसा नहीं है। तो नंबर में यहाँ सेलेक्ट कर ले तो 2। अब अगले पावर पर जाना है तो बीच में कॉमा लगाने की ज़रूरत है। तो कॉमा पावर हाईलाइट हो गया और हम यहाँ पावर को भी सिलेक्ट कर लेंगे। नंबर जो है मैंने E32 और पावर जो है वो F32 को सिलेक्ट करने के बाद जब ब्रैकेट क्लोज की और इंटर प्रेस किया तो हमारे पास ये आंसर तैयार है, यानी कि 2 1 2, 2 2 4, 4 2 8। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक, अब इस तरह यहाँ पर 5 की पावर 3 कर दें तो 1 2 5 आएगा। 5 1 5, 5 5 25, 25 25 125। यानी कि जो वैल्यू आ रही है उसी को उसी नंबर के साथ बार बार रिपीटली मल्टीप्लाई किया जाए ये। तो बस इसके अंदर यही है कि नंबर और जो वैल्यू है आपके पास पावर में, उनका ज़रा सेपरेट ध्यान रखना पड़ता है। फिर हमारे पास आता है जी शीट के सेल में मौजूदा वक्त देने के लिए। अच्छा, ये वो चीज़ें जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आ सकती हैं। डेट एंड टाइम अचानक दिखाना हो वर्ड के अंदर तो वो इंसर्ट के अंदर जाके देन डेट एंड टाइम लगाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ की हमारे पास कमांड मौजूद है। तो क्या है कि कहीं पे भी आपने अचानक से वक्त लिखना है आज का, यानी कि जो मौजूदा वक्त है। अब वक्त कौन से वाला, जो आपके कंप्यूटर पे सेट होगा। अगर आगे पीछे टाइम है ना तो ये वही दिखाएगा, इसके अंदर अकल नहीं है कि हाँ भाई ये दुनिया में क्या चल रहा है। वो कंप्यूटर को ही मद्देनज़र रखते हुए टाइम देगा। तो अगर आपने किसी भी सेल में मौजूदा वक्त देने यानी कि टाइम लगाने, तो उसकी हमारे पास ये कमांड है कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन। अब सेमी कॉलन हमें मालूम है कि हमने जो टाइपिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं ASDFG सेमी कॉलन LKJH, तो छोटी उंगली से मासे में उसी की बात हो रही है कि कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम अगर हम दबाते हैं तो हमारे पास मौजूदा जो टाइम है वो आ जाएगा। ठीक है, ये अपडेट नहीं होता, आ गया तो उसी वक्त आ गया। ऐसा अगर आपने सिर्फ डेट लिखनी है तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन है, इनके बीच में बस शिफ्ट का इजाफा ना कीजिएगा, डायरेक्ट कंट्रोल और सेमी कॉलन तो हमारे पास ये आज की डेट आ जाएगी। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कंट्रोल सेमी कॉलन, तो ये हमारे पास डेट आ गई। और डेट का क्या सिस्टम है कि यहाँ पर सबसे पहले मंथ आता है MM DD YYYY,
यानी कि सबसे पहले मंथ लिखी जाती है, फिर डेट लिखी जाती है, फिर साल के लिए यानी कि ईयर जो है वो लिखे जाएंगी, ठीक है। तो इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना कि एक्सेल के अंदर जब भी डेट दें तो सबसे पहले महीना लिखा जाता है, ये चीज़ याद रखनी, और मैं कभी भी पूछ सकता हूँ दोबारा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो भी पूछ लें। सही। स्ट्रेंथ बड़ी कम है, इन्होंने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्सन छोड़ दिए जो जो आज नहीं आए, लेकिन बहरहाल। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास शिफ्ट प्लस स्पेस बार और कंट्रोल प्लस स्पेस बार। इन दोनों का क्या मकसद है? पूरे कॉलम या पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए। अब रो और कॉलम क्या है हमारे पास? यूं जो हम कॉलम मानते हैं और यूं जो हमारे पास ये रो आ जाती है। तो अगर हम वैसे ही जनरल में बात करें ना कि हाँ भी आपने कॉलम सेलेक्ट करना है बाय माउस, तो हम यहाँ से ऊपर से यूँ नीचे नहीं जाना शुरू कर देंगे, बस सिंपल इस एफ वाले अल्फ़ाबेट पर क्लिक कर देंगे तो ये नीचे तक खुद ब खुद सारी सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि बाय माउस हम यूँ भी सिलेक्शन कर सकते हैं, कमांड की तरफ भी मैं आता हूँ। और रोज़ की बात करें तो हम यूँ सिलेक्शन करते हैं तो अपनी जगह, पूरी रो की करनी है तो हम यहाँ पर आके सिंपल क्लिक कर देते हैं। तो उसी तरह हमारे पास ये कमांड्स भी मौजूद हैं, जैसा कि कंट्रोल प्लस स्पेस बार तो ये कॉलम सेलेक्ट कर लेगा। तो मैं यहाँ पर आया हूँ, कॉलम से मुराद ये वाला एरिया, तो कंट्रोल स्पेस बार पूरा कॉलम, आखिरी कॉलम यानी कि आखिरी लाइन तक ये हमारे पास सिलेक्शन कर देगा। तो कंट्रोल स्पेस बार कॉलम सेलेक्ट करने के लिए, जबकि अगर हम शिफ्ट बटन दबाएं, शिफ्ट स्पेस बार, तो हमारे पास ये पूरी रो सेलेक्ट कर लेगा आगे तक, एक्स एफ डी सेल तक, यानी कि ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। फिर हमारे पास है जी हाइड एंड हाइड। आप कह लें कि ये हमने ऑलरेडी देखी हुई, और इनकी अब कमांड भी आ गई। किसी भी कॉलम को हाइड करने के लिए आप कंट्रोल प्लस ज़ीरो दबाएं, कॉलम से मुराद ये वाला एरिया। तो मैंने यहाँ क्लिक किया है, सिलेक्शन बेशक ना करूँ वो पूरा कॉलम हाइड करेगा। तो कंट्रोल प्लस ज़ीरो, कॉलम हाइड हो गया हमारे पास, ठीक। तो कंट्रोल ज़ीरो से आप मखसूस पूरा कॉलम जो वो हाइड करवा सकते हैं। बस याद है कि जो ज़ीरो हम दबा रहे हैं ना, आपने न्यूमेरिक कीज़ वाला ज़ीरो नहीं दबाना, यानी कि जो कीबोर्ड के राइट साइड पर होते हैं, ये जो ऊपर होते हैं ना, वन से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ज़ीरो, उस ज़ीरो की बात हो रही है। तो कंट्रोल ज़ीरो से हम कॉलम हाइड कर सकते हैं, और कंट्रोल 9 से हम रो को हाइड करते हैं। रो से मुराद ये वाला एरिया। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो 3 to 5 और आगे वाला जो 3 to 5 है ये दोनों हाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस 9, रो हाइड कर दी जाएगी। और वही हमने जिक्र ये किया था कि इसकी निशानी यही होती है कि आपके पास जो लेफ़्ट साइड पे नंबर है उसके अंदर नंबर हमें स्किप नज़र आ जाता है, 11 के बाद 12 नहीं, डायरेक्ट 13 आ रहा है। सेम कॉलम के साथ भी हिसाब है, अगर आप कंट्रोल जी से कॉलम हाइड करेंगे, ABCDEF गायब है, डायरेक्ट जी आ रहा है। और ये छोटा सा है ना, एक पतली सी लाइन भी आ जाती है इनके दरमियान जो कि एक निशानी हो जाती है, पर गौर से देखा जाए तब। और जहाँ तक बात है अनहाइड करने की, तो वो फॉर्मेट से ही जाके हम कर सकते हैं हाइड। हमने ये पहले पढ़ लिया था कि हम यहाँ से हाइड अनहाइड करते हैं, तो यहाँ से जाके भी आप लोग ये अनहाइड करवा सकते हैं। फिर हमारे पास है जी कंट्रोल प्लस प्लस, यानी कि प्लस से मुराद कंट्रोल के साथ प्लस बटन ही दबाने, दो दफ़ा प्लस नहीं, ये जिस हम सारी कमांड्स पढ़े वो कंट्रोल प्लस ज़ीरो यानी कि कंट्रोल के साथ ज़ीरो दबाएं, उसी तरह कंट्रोल के साथ प्लस दबाने। तो उससे हमारे पास रो या कॉलम्स जो अगर आपने एडिशन करनी है वो आपसे पूछेगा। तो ये भी हमने अपने फॉर्मेट के अंदर पूरी चीज़ें पढ़ी थी, बस आज कमांड आ गई। तो कंट्रोल प्लस ज़ीरो, सॉरी कंट्रोल प्लस, तो हमारे पास ये एक विंडो आ गई है, और यहाँ से हम इसको कह सकते हैं कि अभी एक एक सेल चाहिए आपको, या पूरी रो या कॉलम्स चाहिए।
शिफ्ट सेल राइट, तुम्हारे पास ये इस जगह पर एक नया सेल आ गया और यहाँ पर जो डाटा था वो राइट साइड पर चला गया। ऐसा शिफ्ट सेल्स अप कर देंगे तो यहाँ पर एक और डाटा आ जाएगा, जबकि ये 21 वगैरह जो है मज़ीद ऊपर चले जाएंगे। इस तरह से हम कंट्रोल प्लस से इजाफा करते हैं और कंट्रोल माइनस से डिलीट की विंडो ओपन हो जाती है और वहाँ पर भी सेम ही ऑप्शन है। और ये चीज़ें हमने बाय माउस फॉर्मेट के अंदर खुद देखी थी कि आप यहाँ से जाके हाइड अनहाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा है। और इंसर्ट के अंदर ये डिलीट वगैरह के ऑप्शन भी मौजूद थे, ये हमने फ़िल्टर के बाद पढ़े थे। तो ये सेम ही आ गया। अलबत्ता ये हमारे पास थोड़ा सा चेंज है, ये भी आप कह लें हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो कि है डिस्काउंट का फार्मूला। अब ये क्या है कि हमारे पास होता है ना, शॉप्स वगैरह में सुनने को मिलता है 30% ऑफ। अब वो जहन में तो आ जाता है हाँ भाई 30% जो चीज़ है उसके पैसे हमें नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन वो पैसे हैं कितने, डिस्काउंट कितना बन रहा है, ये सारा कुछ वो पता कराना हो तो उसके लिए फार्मूला है हमारे पास जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई यूज़ हुआ है, डिवाइड यूज़ हुआ है। ठीक है, और ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए, लेकिन चलें देख लेते हैं, एक ज़रा लिस्ट सी बना लेते हैं नए पेज पर, जिसके अंदर हम यहाँ लिख लेते हैं जी प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, ये हम डायरेक्ट लिख लेते हैं ओरिजिनल प्राइस, क्योंकि ये लिखना ज़रूरी है। फिर आगे हम यहाँ लिख लेते हैं जी डिस्काउंट, परसेंटेज का साइन भी लगा दें ज़रा यूनिक करने के लिए। अच्छा जी, एक और हम लिख लेते हैं डिस्काउंटेड अमाउंट, और एक हम ये भी लिख लेते हैं अमाउंट टू पे। एक मैंने रफ सा सिनेरियो बना लिया। ठीक है, अब प्रोडक्ट नेम जो हमारे पास हम रख लेते हैं, यहाँ पर एक कीबोर्ड की मिसाल है, और वो जो कीबोर्ड है वो हमारे पास है जी सिर्फ और सिर्फ 7,400 रुपये का। और आज हमारी ऑफ़र लगी हुई है जिसके अंदर हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं हर चीज़ पर वो है जी 14%। अब वजह क्या है कि अब 10, 20, 30, 40, 50% इसका बंदा अंदाज़ा भी लगा सकता है कि है कितना, लेकिन यूज़र आगे पीछे हो ना 14%, 17%, 18%, तो अंदाज़ा ज़रा एक्यूरेट नहीं जाता। तो मैंने यहाँ पर ये लिख लिया कि जी एक चीज़ है हमारे पास कीबोर्ड 7400 का है और हम 14% डिस्काउंट दे रहे हैं। अब मुझे ये पता चल जाए कि अभी हमारी बचत कितनी हो रही है, और अगर हमने चीज़ लेनी है तो अब हम उसको पैसे कितने दें। पहले तो चीज़ थी 7400 की, अब कितने की है। तो यहाँ पर इन दो जगहों पर हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यही है कि हमारे पास यहाँ पर भी मैंने ये सिनेरियो बनाया हुआ है, आइटम नेम, आइटम प्राइस, डिस्काउंट, डिस्काउंटेड अमाउंट और नेट अमाउंट या अमाउंट टू पे। तो क्या है जी, सबसे पहले आपने अपने जो डिस्काउंटेड अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करना है टोटल प्राइस के साथ, मैं उसको डिवाइड कर देना है, यानी कि डिवाइडेड बाय 100 खुद लिख लेना है। तो जैसा कि मैं यहाँ आता हूँ, ये जो मैं फार्मूला लगा रहा हूँ ये इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि चीज़ जो है ना वो 7400 की है, जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है वो उस हिसाब से कितने पैसे हमें बच रहे हैं, यानी कि जो पैसे नहीं देने वो कितने हैं, वो यहाँ आंसर आएगा। तो इज इक्वल टू 14 सेलेक्ट किया, स्लैश यानी कि डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 7400, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 7400 के साथ, देन डिवाइडेड बाय 100, 100 हमने खुद ही लिखने, इंटर प्रेस करें तो ये वाली जो अमाउंट आई है ना 1036 रुपये, ये हमारे पास वो पैसे हैं जो हमने पैसे देने ही नहीं है, ये हमारी बचत है। ठीक है, 14% जो हमारा वो कुछ इतना बन के आ रहा है। तो 14% है, इससे ज़रा मैंने चेंज किए, अगर ये सेम होता 30, 40, 60 तो उसका अंदाज़ा भी हो जाता है हमें। तो यहाँ पर जो हमने ये कर दिया, इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया है देन डिवाइडेड बाय 100।
अब मैं कहता हूँ कि चलिए जी ये तो बचत होगी है, बाद आती है हमने चीज़ खरीदनी है, तो उसका हमें सिंपल सा आंसर सामने नज़र आ रहा है कि पहले चीज़ इतने की थी, डिस्काउंट के बाद उस चीज़ के अंदर से जो पैसे नहीं देने वो इतने, तो सिंपल इन दोनों को हमने माइनस करवा देने। तो यहाँ फाइनल यानी कि अमाउंट टू पे में हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 7400 माइनस डिस्काउंटेड अमाउंट फॉर इंटर। तो ये आ गया। हाँ, अभी पहले चीज़ इतने की थी 7400 की, आज हम 14% डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसमें से जो आपकी बचत हो रही है वो है जी 1036 रुपीज़। जबकि आपने अगर चीज़ लेनी आपको पसंद आ गई है तो पहले आप इतने की ले रहे थे, अब आपको इतने की पड़ गई है। बड़ा डिफरेंस है जी इसमें। कल को अगर प्राइस चेंज हो जाती, मान लें कोई दूसरा कीबोर्ड है 1450 वाला, तो उसका हमें बता देगा कि हाँ भाई पहले 1450 का था, अब वो 1250 का हो गया जी, 200 रुपये डिस्काउंट। फिर डिस्काउंट अगर आप चेंज करते हैं मिसाल के तौर पर 4700 ही रख लें, डिस्काउंट चेंज करते हैं, हाँ भाई 24 आवर्स के लिए हम एक ऑफ़र लगा रहे 24% डिस्काउंट, तो हमारा वो ऑटोमेटिक आंसर, यानी कि जो हम फिर चेंज करेंगे ना वो सिर्फ ये दो चेंज करने, यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिक आंसर आता रहेगा इन दो जगहों पर। तो यूं जो यही हम सिंपल डिवाइड मल्टीप्लाई और माइनस इन तीन फार्मूलों का यूज़ करके किसी भी चीज़ का डिस्काउंट भी निकलवा सकते हैं। परसेंटेज से मिलता जुलता ही है हमारे पास ये भी। ठीक है। फिर है जी हमारे पास आगे काउंट और काउंटे फार्मूला। ये तो पढ़ाऊंगा आज ही, ठीक है, क्योंकि आज मैंने इसी से रिलेटेड यहीं पर रहते हुए आपसे एक सवाल पूछने, वो फिर आप लोगों ने करके, बेशक सॉल्व ना करें, मुझे बस का आप लोगों ने तरीका बता देने में मैं कहूँगा ठीक है। यानी कि अगर आपके जहन में अगर अभी सवाल का आंसर आ जाता है, मैं अभी पढ़ाऊँगा उसके बाद, तो आप लोगों ने व्हाट्सएप पर मुझे बस आंसर दे देना है, वॉइस कर दें, लिख के बता दें कि सर ये वाला काम हुआ है, क्योंकि आसान सा सवाल है। बहरहाल, तो ये तो था डिस्काउंट का फार्मूला, हमने ऊपर पढ़ा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास काउंट और काउंटे। ये दो फार्मूले हैं, ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। सर अभी क्या बात बताई है? अभी तो कुछ नहीं, मैंने कहा ये जो फार्मूला हम अभी पढ़ने लगेंगे, जो दो फार्मूले हमारे अभी, इन्हीं से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है जो कि आप लोगों ने आंसर देना है आफ्टर द क्लास। अच्छा जी, तो काउंट एक्सेल सेल में दर्ज सिर्फ नंबर्स जैसी वैल्यूज़ को गिनने के लिए, याद रहे इस फार्मूले से सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की इकसाम का डाटा होगा वही गिना जाएगा। दर्ज तस्वीरों में गौर करें तो सबसे ऊपर तारीख है, इससे नीचे पॉइंट पे नंबर्स हैं, और फिर नीचे मतवातर नंबर्स हैं, और ये हम तमाम नंबर्स की ही इकसाम है। कहा ये जा रहा है कि जो काउंट फार्मूला है इज इक्वल टू काउंट, ये हमारे पास आप एक जगह सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो उसके अंदर जो नंबर्स गिने हो यानी कि मौजूद हो नंबर्स, तो वो हमें ये गिन के देते हैं। तो इसको भी ज़रा समझ लेते हैं, ज़रा एक अलग सी शीट में लेता हूँ, और मैं यहाँ रफली ना एक एरिया ड्रा करके उसको बॉर्डर दे रहा हूँ ताकि मैं इस एरिया से बाहर ना हूँ, और इस एरिया के अंदर ही मैं किस जगह पर अल्फ़ाबेट्स लिख रहा हूँ, मिक्स अल्फ़ाबेट। अब वो किसी का नाम भी हो सकता है, कोई डाटा हो सकता है, यानी कि टेक्स्ट की सूरत में कुछ भी अल्फ़ाबेट आ जाए। ये, और बीच में कई जगहों पर मैं छोटे बड़े नंबर्स लिख लूँगा, कुछ सिंगल डिजिट्स भी हैं, कुछ थाउजेंड के अंदर भी जा रहे हैं, इस तरह से मल्टीपल नंबर्स आ गए। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस रेंज के अंदर मुझे ये पता चल जाए कि जी नंबर जो लिखे हैं वो लिखे हुए कितने, प्लस करके आंसर ना दे, गिन के दे कि इतनी जगहों पर नंबर लिखे हुए हैं, 8 जगह नंबर लिखे हैं, 10 दफ़ा लिखे हैं, या 11 दफ़ा जो नंबर लिखा वो कितनी दफ़ा लिखे गए हैं।
जमा करना है उसका तो हमें ऑलरेडी पता है, इज इक्वल टू सम लिख के जगह सेलेक्ट करें वो हमें प्लस करके आंसर देगा। बट मैं सिर्फ यहाँ ढूंढना चाह रहा हूँ नंबर्स को, तो उसके लिए जो फार्मूला है वो है जी हमारे पास काउंट का। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ऑन, देन ये वैल्यूज़ आ रही है। लेकिन आपने सिंपल जिस तरह सम के फार्मूले में जगह सेलेक्ट की है ना एक दफ़ा ही, उस तरह से आप यहाँ पर भी एक दफ़ा ये पूरी जगह सेलेक्ट कर लें। ये मैंने क्लिक दबा के रखा है, इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ऑन। ये जगह मैंने सेलेक्ट कर लिए पूरी, बीच में कुछ जगहें खाली भी हैं कुछ लिखी हुई हैं, लेकिन हमने सिलेक्शन एक दफ़ा ही कर लिए। देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करूँगा तो ये जो हमारे पास अब आंसर आ रहा है 10, ये हमें बता रहा है कि जी जो आपने जगह सेलेक्ट करके दी है इसको, उस जगह के अंदर छोटे बड़े मिक्स जो नंबर सिर्फ लिखे हैं वो हमारे पास 10 दफ़े हैं। अगेन ये फार्मूले जब किया करें ना तो तजर्बे करें। अब यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ भी अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं तो वो नंबर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, उसको कोई असर ही नहीं है। लेकिन मैं जो ही कोई नंबर लिखता हूँ चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तुम्हारा आंसर इंक्रीज ऑटोमेटिक हो रहा है। ये लिखें, बड़ा नंबर लिखे 11 से वो 12 हो जाएगा, छोटा नंबर लिख रहा हूँ 13 हो जाएगा। लेकिन इसको अल्फ़ाबेट से कोई लेन देन नहीं है, वो अल्फ़ाबेट हमें नहीं ढूंढ के दे रहा, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ढूंढ के दे रहा है जो उसकी रेंज के अंदर आ रहे हैं। और रेंज हमारा ये डब्बा है, हमने ये सिलेक्शन की थी और ये बॉर्डर देने का मकसद ये था ताकि मैं इससे बाहर ना जाऊँ। बाहर बेशक लिखें फिर आंसर चेंज नहीं होगा। ये देखिए बाहर मैं लिख रहा हूँ ना 14 14 ही है, उसको कुछ नहीं है क्योंकि हमने रेंज ही सिर्फ और सिर्फ ये जगह सेलेक्ट की है। तो काउंट का जो फार्मूला है वो हमारे पास ढूंढ के देता है जी नंबर्स। इसी के अंदर आ जाता है काउंट ए जो कि हमारे पास सब कुछ गिन के देता है, ऑल थिंग्स इंक्लूडिंग नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों। तो इज इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट ऑन। और इसके अंदर भी सेम जिस तरह आपने काउंट के अंदर जगह सेलेक्ट की है ना, उस तरह यहाँ काउंट ए के अंदर भी आपने जगह सेलेक्ट कर लेनी है। काउंट ए ब्रैकेट ऑन, जगह सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज। और जब मैं इंटर दबाऊंगा तो ये जो हमारे पास अब नंबर आ रहा है 37, ये हमें बता रहा है कि आपकी इतनी जगहों के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अब वो क्या आपका अल्फ़ाबेट है क्या आपका नंबर है, बस ने ये हमें बताया कि जो चीज़ लिखी हुई है ना वो इतनी जगहों पर है। ठीक है, काउंट जो हमारे पास वो नंबर गिनने के लिए सिर्फ नंबर्स, काउंट ए जो है वो सब कुछ गिनता है, अल्फ़ाबेट भी गिनेगा नंबर्स भी गिनेगा, खाली जगह छोड़ देगा उसको नहीं गिनता। जहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है तो हमारे पास वो आंसर में आ जाएगा। आइए देखिए मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ ना तो दोनों चेंज होंगे, क्योंकि ऊपर वाले का क्या मकसद है नंबर ढूंढना, नीचे वाले का क्या मकसद है नंबर हो और अल्फ़ाबेट ढूंढना। लेकिन अगर मैं अल्फ़ाबेट लिखूंगा तो सिर्फ नीचे वाला चेंज होगा, क्यों, उसका सिर्फ यही मकसद है नंबर और अल्फ़ाबेट गिनना, ऊपर वाला सिर्फ नंबर ही गिन के देता है। तो ये देखिए 39 हो गए, क्यों, कुछ ना कुछ तो लिखा गया है, अब चाहे वो नंबर है या अल्फ़ाबेट। फिर इसी के अंदर एक और तीसरा फार्मूला जो है हमारे पास वो है जी काउंट ब्लैंक। काउंट ए देखा है, काउंट नंबर देखा है, एक और होता है हमारे पास काउंट ब्लैंक, उसी को साथ कर लेते हैं। कल हम ये काउंट इफ पढ़ लेंगे जो थोड़ा सा ट्रिकी सा है। हमारे पास है जी काउंट इफ, ये मैंने कल नहीं पढ़ाया था, अब मैंने इस वजह से नहीं पढ़ाया, मैंने कहा ज़रा सा डिफ़िकल्ट शायद लगे आप लोगों को, तो ये जो हमने आज देखने। याद है इससे पहले मैंने एक ना प्रोजेक्ट भेजा था आप लोगों को, वो एक अटेंडेंस शीट बनी हुई थी, तो आप लोगों ने खुद इन्हीं के बनाई होगी, खुद से नंबर लिखे होंगे। लेकिन वही शीट अब यानी कि इस फार्मूले को यूज़ करके आप ऑटोमेटिकली बनवा सकते हैं। इनके डाटा खुद देना होगा, लेकिन जो नीचे आपके पास आई थी ना प्रेजेंस कितनी है एब्सेंस कितनी है ये सारा कुछ, वो आपको यहाँ से ऑटोमेटिक मिल जाएगा। बट अगेन वही बात है कि हमारे पास ये कोई भी मखसूस चीज़ ढूंढने के लिए इसका रट्टा नहीं लगाना, समझना है आप लोगों ने, फिर आपको सही से क्लियर होगा। तो ये जो है इसको ज़रा हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेंगे और वहाँ पर ना एक रफ सी शीट ही बना लेते हैं। जैसा कि स्टार्ट में हम स्टूडेंट नेम लिखेंगे,
कासिम, सलमान, उमर, वकास, सुहेल, तारिक, हमजा, अवैस, जैद, फाइज, आतिफ, सुबहान, मुख्तार। ये चंद एक नाम आ गए जी किसी एक क्लास के। फिर आगे इनके डेट्स भी लिख लेते हैं 1 और 2 से डायरेक्टली। 1, 2 मान लें हमारे ये पहली तारीख से अटेंडेंस लगना शुरू होगी है। इसी को ड्रैग करके मैं आगे ले जाऊंगा 15 डेज तक। फिर साथ ही डेज भी लिख लें जैसा कि मंडे, ये भी आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास एक रफ सी शीट बन गई। अब ज़ाहिर है अटेंडेंस शीट बना रहे हैं तो उसके अंदर ये यूज़ होता है P फॉर प्रेजेंस, कि हाँ भाई स्टूडेंट आए में, A फॉर एब्सेंस कि जी कोई भी नहीं आया, और लीव जब वो हम L के ज़रिए कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना रेंडमली इसको एक अटेंडेंस बना देते हैं 3 दिन की। 3 दिन की वजह ताकि आप लोगों को समझ आ जाए सही से। ये मेरे पास अटेंडेंस लगी है फ़िलहाल के लिए 3 दिन के लिए, ठीक है। लेकिन जो आगे डेट्स लगाई है मैं इन फ्यूचर इस पे लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक आंसर देगा बहरहाल। तो ये तो मेरे पास आ गई अटेंडेंस। अब मैं पर डे अटेंडेंस निकलवाना चाह रहा हूँ कि हाँ भाई पर डे के हिसाब से पता चले कि आज के दिन कितने स्टूडेंट्स आए कितने नहीं आए। याद रहे इसके बाद आप लोगों से मैंने एक सवाल भी पूछने, बल्कि आप लोगों को ऑलरेडी आता है। बहरहाल हम यहाँ लिख लेते हैं जी प्रेजेंस, एब्सेंस और लीव, ताकि हाँ भाई इस दिन की जो अटेंडेंस है वो यहाँ पर आ जाए, कितने बच्चे हैं कितने नहीं हैं और कितने लीव पर हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, पर डे की अटेंडेंस निकालने जा रहा हूँ और ये मैं फार्मूला लगाने जा रहा हूँ जी काउंट इफ़ इज इक्वल टू काउंट इफ़, जिसके अंदर 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो यहाँ लिख लेता हूँ जी इज इक्वल टू, अगेन कोई भी फार्मूला छोटा या बड़ा इज इक्वल टू ज़रूरी है, काउंट इफ़ ब्रैकेट। तो सबसे पहले ही हमसे मांग रहा है जी रेंज, तो मैं यहाँ पर रेंज यानी कि जो एरिया है वो सिलेक्ट कर लूँगा। सिंपल, जिस तरह सम के फार्मूले में भी हम एक दफ़ा ही जगह सेलेक्ट कर लेते थे वो मैं ऐड करके दे दें, उस तरह हमने रेंज के अंदर पूरी जगह सेलेक्ट कर ली। नहीं यूँ ना कीजिएगा, और फिर हमें पूरे 15 की दिन की अटेंडेंस बता देगा कि 15 दिन में इतने बच्चे हैं इतने नहीं आए। हम तो पर डे के हिसाब से देखेंगे ना। तो मैंने ये रेंज सेलेक्ट की, देन कॉमा क्राइटेरिया पर जाने के लिए, और क्राइटेरिया से मुराद जो चीज़ हम ढूंढना चाह रहे हैं। अब अगर अब जनरल सेंस में भी बात करें तो हमारे पास क्या है, मैं अगर आपसे कहूँ कि अभी पर डे की अटेंडेंस निकालनी इस फार्मूले के बगैर, तो हम यही करेंगे पर डे यानी कि उस दिन को देखेंगे और उस दिन के अंदर ये गिनेंगे कि पी कितनी दफ़ा लिखा हुआ है। जितनी दफ़ा पी लिखा होगा उतनी दफ़ा हम नीचे लिख देंगे कि अभी इतने पी हैं, विच मीन्स के इतने बच्चे आए हुए। तो कॉमा क्राइटेरिया से मुराद वही चीज़ है जो हम चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो है डायरेक्टली हम यहाँ नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको भी हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखेंगे, जैसा कि हमने इफ फार्मूले में पढ़ा था ना पास फेल के लिए। तो पास और फेल हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते थे। इसी तरह यहाँ पर जो चीज़ ढूंढनी है आपने इन्वर्टेड कॉमा लगा के खुद से यहाँ पीस लिख लेने, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कि हमें जो है ये जो रेंज है इसके अंदर से ये चीज़ ढूंढ के दी जाए। अब हमें यही ढूंढ के देगा। देन लास्ट में आप लोगों ने ब्रैकेट क्लोज कर लेनी है जो कि हमने ऑन की है, और इंटर। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है कि जी जो आपने रेंज इसको प्रोवाइड की है उस रेंज के अंदर 9 टाइम्स पी लिखा हुआ या पी टाइप हुआ हुआ है, 9 दफ़ा, ठीक है ना। अब ज़ाहिर है हर जगह हम थोड़ी ना लगाएंगे, इसी को मैं आगे कॉपी पेस्ट करवा दूंगा, यानी कि यहीं से ड्रैग करके इसको लेफ़्ट टू राइट हम ले जाएंगे, जिससे हमारे पास ये ऑटोमेटिक फार्मूला जो इम्प्लीमेंट हो जाएगा।
तो यहाँ पर भी बता रहे हैं कि अभी 9 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर हमें बता रहे हैं 9 आए हैं। लेट्स सी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बाकी 9 बच्चे। यहाँ पर 7 बता रहा है, आगे 0 बता रहे हैं, क्यों? यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। लेकिन मान लिया अगर इन फ्यूचर हम अटेंडेंस लगाते हैं, जैसा कि जुमरात जुम्मा हफ्ता इतवार छुट्टियाँ थी जी, धरने थे, मुल्क के हालात ख़राब थे वगैरह वगैरह, तो मंडे से अटेंडेंस लगाएंगे तो वो मंडे से आगे वो कंटिन्यू कर देगा। अब मैं ए लिख रहा हूँ ना, वो नहीं गिन रहा। पी लिख रहा हूँ, वो मैं गिन के दे रहा है कि पी कितनी दफ़ा है। अगेन ये वाला फार्मूला वो अल्फ़ाबेट ढूंढने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं कल फार्मूला पूछ रहा था ना कि सिर्फ अल्फ़ाबेट ढूंढ के मिले, उसके अंदर ये फार्मूला नहीं लगाना। इससे वो सिर्फ मखसूस अल्फ़ाबेट ढूंढ के देगा, ना कि सारे अल्फ़ाबेट। तो यूँ जब ये अटेंडेंस शीट जो है वो निकलवा सकते हैं, चाहे वो पी ढूंढने है, इस तरह एब्सेंस भी ढूंढनी होगी, तो इज़ इक्वल टू अगेन काउंट इफ ब्रैकेट ऑन रेंज वही सिलेक्ट करेंगे हम एक ही दफ़ा की, कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा में क्राइटेरिया हम लिख लेंगे, क्योंकि हमने पहले पी सिलेक्ट यानी कि पी लिखा था, तो मैं वो पी ढूंढ के दे रहा, अब एब्सेंस है तो हम यहाँ ए लिख लेंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब हमें इस रेंज के अंदर ये हमें ऑटोमेटिकली ए ढूंढ के देगा, यानी कि एब्सेंस। और इसी तरह काउंट इफ ब्रैकेट ऑन, फिर से वही रेंज, कॉमा, क्राइटेरिया, इन्वर्टेड कॉमा से हम एल लिख लेंगे कि हमें यहाँ पर लीव के लिए एल जो है वो ढूंढ के दिया जाए, और इंटर। तो मैं ये हर एक आंसर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा। ये ये हमें 4 ए ढूंढ के दे रहे हैं यहाँ पर, 4 टाइम्स यहाँ पर ए लिखा हुआ होगा, 1 2 3 4। ये तो इस तरह से जो हम ये काउंट इफ का फार्मूला जो है इसका इस्तेमाल करके अपनी शीट को यूँ बनवा सकते हैं, और बाद में इन फ्यूचर चाहें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लें, ये पूरी जगह सेट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, हाईलाइट सेल रूल, और टेक्स्ट डैट कंटेन से आप इसको बोलें कि जी जहाँ पर एल लगा हुआ वहाँ पर रेड कलर हो जाए। दोबारा जाके यहीं इसको बोलें कि जी जहाँ पर पी लगा हुआ है वहाँ पर ग्रीन कलर अप्लाई हो जाए। और लीव के लिए भी आप चाहें तो सेल रूल के अंदर जाके इसके लीव के लिए यानी कि एल के लिए भी हम इसको कह देंगे कि येलो कलर जो है वो अप्लाई हो जाए। आई थिंक एब्सेंस के लिए नहीं बताया। ए तो मैं ये ऑटोमेटिक देगा आंसर। वो जो मैंने प्रोजेक्ट शेयर किया था ना उसके अंदर भी यही कंडीशन फॉर्मेटिंग है, अफाक से सही लगी नहीं थी उस दिन। मैं चेक कर रहा था और मैंने जी पी की जगह ए लिखा है, वो खाली जगह वाइट शो हो रहा था। तो यूँ हम ये लगा सकते हैं। और वही बात है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी फार्मूले की तरह ही है कि जब आपने सवाल नहीं लिखा तो वो आउटपुट नहीं देगा, लेकिन जो ही आप यहाँ कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट कर देंगे वो हमारा ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग अप्लाई करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमने स्टार्ट में जो है वो रेंज सेलेक्ट कर ली थी। कहीं पे भी पी लिखा हो तो वहाँ पर ऑटोमेटिक ग्रीन कलर्स आ जाए। तो इस तरह से जो है हम ये हर दिन की जो है अटेंडेंस ये निकलवा सकते हैं। तो ये जो काउंटिव फार्मूला पढ़ा है हमने, इसके अंदर किसी का कोई सवाल, कोई मसला परेशानी है तो वो पूछ लें। सर आप सिर्फ भाई अफाक का क्यों चेक करते हैं प्रोजेक्ट्स? वैसे ही इनका सामने आ जाता है, इत्तफाकन सामने आ जाता है, और इत्तफाकन इनकी गलतियां भी बड़ी होती हैं। मैं तो यही समझता हूँ होंगी ही नहीं, लेकिन कुदरती निज़ाम होता होगा शायद। क्यों ना यहीं चेक कर ही ली, साथ ही हैं। किधर हैं जी इरसा? इनके भी काफ़ी हैं, लेट्स सी। अच्छा ये वो पहले लिंक्स वाला हाइपर लिंक, लेट्स सी। तस्वीरें मौजूद हैं, ठीक है।
टेक्स्ट नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है टेक्स्ट आप लिख सकती हैं। अगर तस्वीर लगाने आती है तो तस्वीर के साथ टेक्स्ट भी होगा। रिटर्न पे क्लिक करें तो मेन शीट पर जा रहे हैं। क्लास नाइन्थ ओपन हो रही है। ठीक, सब में मेन रिटर्न का बटन मौजूद है। ठीक है, ठीक, क्लिक मी। अच्छा, लास्ट पेज पर जाने के लिए और प्लीज़ क्लिक ऑन एनी क्लास टू चेक देयर डाटा। ये अच्छी बात की है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई तीसरा बंदा उसको थोड़ी ना पता चलेगा कि हाँ अभी करना क्या है। तो ये एक अच्छा है जी। चलें, ये वाला आपका ठीक है। सॉरी फॉर बीइंग लेट। ये जो मैंने फ्राइडे को दिया, ये अफाक ने टोटल मार्क्स अपनी तरफ से ही बनाए हुए। मैंने क्या, वो मैंने तस्वीर भेजी उस हिसाब से करने। ये है, लेकिन अफाक देख ना ले इसको। मैं डायरेक्ट, ठीक है, टोटल मार्क्स ठीक हो गया। एवरेज परसेंटेज ठीक है। मैंने ये 55 बोले थे या 45 बोले थे उस दिन? एक सेकेंड। ठीक है, पर परसेंटेज के हिसाब से निकाले, हाँ फिर ठीक है। और जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो कुछ यूँ है। ये ठीक है, हाँ ठीक है। बट एक इशू आ रहा है कि इरसा आपका जो है ये 45 वाला भी बीच में फेल है। 45 वाले को जो है ये पास करना था। पास 45%, यानी कि 44 या उससे जो बिलो है उसको फेल रखने। ये आपने एक ठीक करना है, ठीक है। बाकी ओवरऑल सेट है, यानी कि और साथ ही टास्क 3, अच्छा वो सेम ही है विद कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और इसके अंदर इन्होंने ये भी ठीक नहीं किया है। सारों में वही ग्रेटर देन इज इक्वल टू भी लगाने हैं, तो ठीक है। बाकी चले, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाइड है। लेट्स सी कि काम करती भी है या नहीं। 78, 1 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, ये भी सही है। लेट मी चेक, सही है। बस वही 45 को भी बीच में पास करवाना, ठीक है। ये वाली गलती ठीक करनी है। नवीद साहब आ जाएं जी। अल्लाह, शायद मैंने चेक किए, नहीं किया, नहीं किया था, ठीक। इंतहाई बड़े बॉक्सेस, पहले देखूं होम का बटन तीनों में है, लेकिन रेंज से बाहर है। चले मान लेते हैं। और ये काम करवा रहा है, ठीक। डेली टेस्ट ओके, डेली अटेंडेंस ठीक है, स्टूडेंट्स भी ठीक है। ठीक, और ये हमारे पास कमेंट है विद तस्वीर और उनका डाटा। यहाँ पर क्या हिसाब किताब है जी? लेट्स सी। ठीक, लीफ पर क्या कलर दिया है? वाइट दिया हुआ है। मेरे ख्याल से लीफ लगाई नहीं है। चलें, ये भी ठीक है। ऐसे खाली छोड़ा हुआ है। नवीद का ये ठीक।
और ये लास्ट वाला है, लेट्स सी। इन्होंने भी 150 मार्क्स दिए टोटल, ठीक है। 149, वाह जी वाह। वाह नवीद, बड़े सियाने हो वैसे, हैं ना। तुम्हारे साथ मैं ये नेकी नहीं करने वाला। ऑब्टेन मार्क्स 99%। इसने भी यही काम पकड़ा है। इट 90, 60, 45, लेस देन 45। तो अगर ये आ जाए हमारे पास 45%, 52 कर देते हैं। लेट्स सी, ऐसा ऐसा नीचे आएंगे ना। इनका ये पास आ रहा है, लेकिन मान ली ग्लिच आता है, लेकिन आप लोगों ने इज इक्वल टू ज़रूर लगाना है, ठीक है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू भी, ये मस्ट रखना है। कभी ठीक भी आ जाता है, कभी वो पास करे, कभी फेल भी करे, जैसे कि इर्सा के मामले में वो फेल हो रहा था लगातार। और क्या ये वाकई ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क कर रही है? तो हाँ कर रही है, ठीक। ए बी सी और ग्रेड्स पर भी दिया हुआ है। परसेंटेज भी ठीक निकाली हुई है, ये भी ठीक है। नवीद का भी ठीक है जी। अबरार आ जाए साहब। अबरार ने कुछ किया नहीं होना, मुझे याद आ रहा है। देखे ना, नेटवर्क इशू आ रहे हैं इनका, और कुछ नहीं। अच्छा, अफाका नेक्स्ट में हूँ सर। मेरा कुछ शीट्स पर पिक्स हैं, कुछ पे रिटन कमेंट्स हैं। अच्छा अच्छा ठीक। आपने कहा था 45 से अबव, इसलिए इक्वल टू निकाला, नहीं लिखा। चलें, कोई वॉइस 10-12 बार सुन के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया। 2.5 मिनट की वॉइस थी, पता नहीं कितना टाइम ज़ाया किया होगा। मैं ऐसे लिख कर भेज पाएगा वॉइस पे, लेकिन फिर मैंने कहा चलें यूँ ही भेज देता हूँ, पजल हो जाएंगे। नहीं तो मैंने यहाँ क्लास में भी कहा था कि सिर्फ वॉइस आएगी आपके पास, ताकि कोई बंदा बोल रहा तो आपको उसकी समझ भी आ जाए। मैं कहा चले पहली दफ़ा यूँ ही समझ लें। अब बोला आपने सर, ठीक करने हैं। ठीक है ला, ठीक है। अफाक की बड़ी गलतियाँ निकलती हैं, अफाक को भी ले लिया जाए बीच में। अफाक मौजूद हैं, अभी चलेगी। अफाक हैं, इनका भी तो एहतसाब होना चाहिए। देखें ना, इनकी लिस्ट लगी होती है। सर जी ये हमारा गलत आ रहा है। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। इसको आपने ड्रैग करके ना यहाँ से अफाक नीचे खींच के लाने, वो फिर नया फार्मूला अप्लाई होगा। क्या पता पहले गलती की हो, जब भी फार्मूला चेंज करें यहाँ से पकड़ के नीचे ले आया करें, ताकि वो फार्मूला साथ अपडेट भी हो जाए। फाइल पकड़ दें सबसे पहले, फाइल। ऐसे यूँ ज़्यादा अच्छा है, क्लास के दौरान ही चलें। ये तो मैंने चेक किया था, बड़ी गलतियाँ थी इसमें। एक फ़िल्टर लगाया था, बाकियों पे नहीं लगाया। इनका क्या कसूर है? ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40, पास कोमा इन्वर्टेड कोमा, ठीक। इन्वर्टेड कोमा में आंसर है, सही है। और ए? सर अगर वीडियो सेंड कर दें तो जो डाउनलोड हो गई तो वो मेरे पास नेट बहुत स्लो होता है। सिफारिशें सर सलमान से कहते हैं चलें। ये देखें परसेंटेज, और परसेंटेज की स्पेलिंग भी देखिए। ओह फाक, क्या कर रहे हो यार, ये क्या कर दिए। वही परसेंटेज निकाल रहे थे लेकिन निकली नहीं है। ये यूँ नहीं निकालनी थी, ये यूँ निकालनी थी कि यहाँ पर ये जगह सेट की है। सुभान अल्लाह। जो नॉर्मल थी, जो हम कैलकुलेटर से निकालते हैं, वो ये है कि इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स ये डाले में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, अभी इन्होंने आगे पीछे किया तो इज इक्वल टू
इनके फिर ये ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि अब टोटल मार्क्स है ही 100 इसलिए वो 67 ही निकल के आई, यानी कि जो यहाँ पर नंबर है वही सेम आएगा। लेकिन अगर टोटल मार्क्स हमारे पास होते ना आगे पीछे, तो फिर हमें सही आप कह लें कि परसेंटेज का अंदाज़ा होता है कि हाँ भाई ये इसकी परसेंटेज निकल के आ रही है। अगर 100 में से ही परसेंटेज निकालें तो जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वही परसेंटेज में आते हैं। जबकि एक्सेल का ये तरीका है कि आप सिर्फ और सिर्फ इनको डिवाइड करते हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो ये हमारे पास अब आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ परसेंटेज पे आपने क्लिक किया हुआ इस वजह से। वाह वाह वाह, ये देखें ना काली भेड़ें, पास फेल खुद ही लिखा हुआ है। वेल डन वेल डन। दाद देनी चाहिए वैसे अफवाह को, कॉन्फिडेंस लेवल। प्रोजेक्ट तो भेजे, ये बताते नहीं कि सर गलती हो रही है अभी। ठीक करने एक सेकंड, की कंडीशन फॉर्मेटिंग तो जाली नहीं लगाई, उल्टी लगाई, लेकिन मैं चेक करूँ लगाई तो है। ये भी ठीक है, चलें ये ठीक करना है। अफवाह है आपकी गलतियाँ होती हैं सबसे ज़्यादा। यहाँ पर जहाँ तक आपके फार्मूले की बात है, इज इक्वल टू I5 इज इक्वल टू ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 90%। याद नहीं आप परसेंटेज पे क्लिक किया या नहीं किया, उस पर क्लिक ज़रूर करना है आपने। एक सेकेंड, JK देखा है ना, अब इसकी तस्वीर से गलती पकड़ी गई है। अब इसका आई जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर तो परसेंटेज लगी भी नहीं है जो अपना तुम यहाँ फार्मूले में लिख रहे हो परसेंटेज का कि 90% से अबव है तब A+। तो तुम्हारा जो I9 सेल है मेरे ख्याल से वो यही बन रहा है ऑब्टेन मार्क्स वाला, यहाँ पर तो वो नहीं है। यहाँ पर आपने फिर ये जगह सेलेक्ट करनी है, यहाँ तक ये हो, लेकिन यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे शायद वो अपडेट होके सही हो जाए। ये भी ट्राई करने हैं सर, वो इससे इजीली समझ आ गया था थिंक, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो था हमारे पास ही काउंटिव, जो कि मखसूस अल्फ़ाबेट को ढूंढने के लिए, सारे अल्फ़ाबेट नहीं सिर्फ एक मखसूस, यानी कि प्रेजेंस है तो पी सिर्फ ढूंढेगा हमें। नेक्स्ट ये हमारे पास है जी लेसन नंबर 9, जो कि एक्सेल की नज़र में देखा जाए तो लास्ट है, लेकिन मेरी नज़र में देखा जाए तो लास्ट नहीं है, क्योंकि आगे चंद एक चीज़ें हैं एक्सेल की जो कि ऑफ द PDF है, यानी कि PDF के अलावा डेवलपर ऑप्शन है, उनको भी हमने देखने, तो अभी काफ़ी कुछ रहता है। तो लेसन नंबर 1 एडवांस मेन्यू ऑप्शन, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ आ रही है जी फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन क्या है कि बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास जो डाटा है वो काफ़ी लेंथी हो। हम यहाँ पर मिसाल ले लेते हैं, अलादा शीट पे चलते हैं, वहाँ पर ना मैं यही फ़िलहाल नाम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नाम आगे एम्प्लॉयज़ के हैं, वर्कर्स आगे इनकी डेट्स आ गई हैं जी, जैसा कि 15 तारीख, 16 और 17 तारीख, 18 और 19, 20 तारीख कर लेते चले, 5 दिन। अब इन 5 दिन के अंदर इनकी अपनी अपनी ना वो हुई हैं सेल्स वगैरह हुई हैं, 25, 14, ये एक स्टोर पे काम कर रहे उन्होंने इतनी मिकदार में चीज़ें जो वो सेल आउट करवाई हैं। इसी को मैं आगे कॉपी पेस्ट करूँगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक मेजर चीज़ देखनी है, वो हमें पता चल जाए। और इसी डाटा को मैं नीचे की जाने भी कॉपी पेस्ट करवा रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि हमारी नज़र में ना एक बहुत ही लेंथी शीट है, मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं आगे उनकी, अपनी अपनी सेल्स के मुताबिक सारा कुछ डाटा मौजूद है। अब क्या है कि मैं एक चीज़ कहता हूँ वो ये है कि जी ये हमारे पास जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो डाटा तो मौजूद है सारा, ऐसा इशू नहीं है।
लेकिन कोई तीसरा बंदा आएगा, वो कहेगा ठीक है जी मुख्तार है, उसकी ये सेल्स हुई हैं, माइनस में ये, लेकिन हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ ये कौन सी तारीख की सेल है या कौन से दिन की सेल्स हैं। तो उनको बताने के लिए हम वो ऊपर जा रहे होंगे, दिखाएंगे कि हाँ भाई ये फ्राइडे की सेल्स हैं, तो इसका तो बड़ा टाइम लग जाएगा। यानी कि नीचे से वापस ऊपर जाने के यहाँ भी किस डेट की एज डाटा जो हमारे पास मौजूद है, तो काफ़ी लेंथी पड़ जाता है। तो उससे अच्छा हम फ्री स्पेन का यूज़ करें। इसकी मिसाल यूँ है कि जिस तरह आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, अब उसके अंदर होता है ना कि हम नीचे जितना मर्जी स्क्रॉल कर लें, ऊपर चैट, स्टेटस, ग्रुप, कॉल्स जो हैं, एक जो कैटेगरीज होती है टॉप पर, वो अपनी जगह स्टिल खड़ी रहती हैं। हम नीचे जितना मर्जी स्क्रॉल करें वो अपनी जगह फ्रीज रहती हैं। तो उसी तरह हम फ्रीज पेन का यहाँ यूज़ करते ताकि कोई भी मकसूद डाटा जो आप कहते हैं हम नीचे हैं तो हमें हर वक्त नज़र आ रहा हो आइडेंटिफिकेशन वगैरह के लिए, तो उसको रोकना हो तो उसके लिए हम फ्रीज पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रीज पेन की कमांड है जी RWFF, जबकि बाय माउस हम इसको अपनी व्यू टैब में जाएं तो ये फ्रीज पेन का ऑप्शन मौजूद है। बस इसके अंदर एक शर्त है कि आपने जिस चीज़ को रोकना है, हमारे केस में हमने इस चीज़ को रोक लेने है कि मैं जब स्क्रॉल करूँ ना तो ये मंडे ट्यूसडे भी लिखा आ रहा हो, डेट भी लिखी आ रही हो, और वर्कर की जो कैटेगरी है ये भी नज़र आ रही हो। तो उसके लिए क्या हम इस चीज़ को सिलेक्ट नहीं करेंगे, आपने अगर इस चीज़ को रोकना है तो उसके नीचे वाली जगह आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यानी कि मैं ये चाह रहा हूँ कि इससे ऊपर वाला जो एरिया वो फ्रीज़ हो जाए, तो हम नीचे वाली जगह सेलेक्ट कर लेंगे, देन फ्रीज पेन, व्यू टैब में नहीं तो कमांड भी है RWFF, फ्रीज पेन में जाने के बाद यहाँ से फ्रीज पेन। अब बाज़ाहिर दिखने में कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आया, लेकिन यहाँ पर ना एक लाइन हमें नज़र आ रही है। अब अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो डेट्स लिखी हुई हैं और जो वर्कर ऊपर लिखा हुआ था हमारा, वो अपनी जगह फिक्स है, जिससे हम ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई अवैस की ये सेल है और इस दिन जुम्मा था जी, क्योंकि ऊपर हमें नज़र आ रहा है। तो अभी तो ये शॉर्ट सा डाटा है, लेकिन हाँ बहुत ही लेंथी डाटा हो, हर एक का पता लगाना हो, तो उसके लिए आप ये फ्री स्पेन यूज़ में ला सकते हैं। ये और ये ऊपर आके अपनी जगह पर पोजीशन पे रुक भी जाते हैं। अनफ्रीज करना है तो यहीं से जाके अनफ्रीज पेन, तो ये वापस वो ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। दोबारा देख लें कि जिस चीज़ को रोकना है उसके नीचे वाली जगह सेलेक्ट करें, देन यहाँ से जाके फ्रीज पेन, ये ना जो चीज़ रोकनी उसी को सिलेक्ट कर रहे हो वो नहीं होगा, उसके नीचे वाली जगह सेलेक्ट करनी है आपने। फिर इसी के अंदर जो दो ऑप्शन मज़ीद आ रहे हैं ना, फ्री स्टॉप रो और फर्स्ट कॉलम, इनसे मुराद क्या है कि आपके पास स्टॉप रो से मुराद जो फर्स्ट रो आ रही है हमारे पास ये वाली, ये अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगी, और फर्स्ट कॉलम से मुराद सिर्फ ये वाला कॉलम। बट वही बात है कि ये जो दोनों ऑप्शन है ये सिर्फ पहले पहली चीज़ों के लिए। और हमारा डाटा क्या पता एक दो सेल छोड़ के लिखा हो, तो उसके लिए हम सादा फ्रीज पेन ही यूज़ करते हैं। बस इसका एक चीज़ है जो कि मैं कहता हूँ कि एक्सेल में ना मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए था, वो ये है कि हमारे पास फ्रीज पेन एक शीट पर एट अ टाइम एक दफ़ा ही काम करता है, आप मल्टीपल फ्रीज पेन नहीं लगा सकते। यानी कि अगर आपने यहाँ सिलेक्शन की फ्रीज पेन लगा दिया तो उसे इस पूरी शीट के अंदर सिर्फ एक जगह ही लग सकते हैं। अगर हम यहाँ से फ्री स्टॉप रो या फर्स्ट कॉलम करें तो वो कुछ यूँ काम करेगा। अब नज़र आ रही है वन जो है अपनी जगह स्टिल है, पर ज़ाहिर है डाटा अगर आगे पीछे हो तो उसके लिए तुमने ये यूज़ नहीं करना। और सेम कॉलम के साथ भी है, फर्स्ट कॉलम तो मैं राइट पर जा रहा हूँ ना तो वो ए जो है अपनी जगह फिक्स स्टिल रहेगा। वही बात है, अगर इसको रोकना भी हमने, मान लें कि अभी मैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ, ये कासिम वर्कर्स के जो नेम्स हैं ना ये अपनी जगह स्टिल रहें, तो वही बात जिस चीज़ को रोकने उससे नीचे या उससे आगे वाली जो जगह है वो सिलेक्ट करें, देन फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर दें या डायरेक्ट फ्रीज पेन यूज़ कर लें। अब मैं जब लेफ़्ट टू राइट जाऊँगा ना तो ये देखिए वर्कर्स के जो नाम है ना वो अपनी जगह से नहीं हिल रहे, वो अब अपनी जगह अड़क गए, फ्रीज हो चुकी हैं। तो हम इसको हॉरिजेंटली भी यूज़ में ला सकते हैं और वर्टिकल भी। तो ये भी हमारे काफ़ी काम में आने वाली चीज़ है। इसकी ये कमांड भी है RWFF। फिर इसी तरह जी RPG एक्सेल के बैकग्राउंड में पिक्चर लगाने के लिए
रिकमेंडेड तो नहीं है लेकिन मालूम होना चाहिए। अगर आपने बैकग्राउंड में कोई तस्वीर लगानी है, वैसे तो इंसर्ट के अंदर पिक्चर का ऑप्शन मौजूद है, वो सामने आ जाती है। बैकग्राउंड में लगानी है तो आप पेज लेआउट में भी जाके यहाँ से बैकग्राउंड पर क्लिक करें तब भी लगा सकते हैं। और हमारे पास ये कमांड भी मौजूद है जो कि है जी Alt PG, पेज बैकग्राउंड। तो क्या है जी, बैकग्राउंड में गए या Alt PG, देन जो इमेज आपको चाहिए इसके बैकग्राउंड में वो आप यहाँ सेलेक्ट करवा लीजिए। जैसा कि हम डाउनलोड्स में से जाके, ये एक इमेज है, ये मैंने सेलेक्ट की। तो अब ये इमेज काफ़ी बड़ी है साइज़ में, तो इसलिए वो कुछ भी नज़र आएगी। और अगर हम जूम आउट करते हैं तब भी इमेज का साइज़ फिक्स ही रहेगा। ये देख रही, अब वो पूरी इमेज नज़र नहीं आ रही। ये नहीं है कि यहाँ भी जूम आउट किया तो वो सही हो जाए, नो, ये आपको यूँ ही नज़र आएगी। ये काफ़ी बड़ी तस्वीर है। हाँ, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इमेज बार बार रिपीट हो सकती है, तो बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। बट अभी ये फिक्स साइज़ की इमेज नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करें ना A4 साइज़ की इमेज, तो वो लाएँ तो हमारे पास वो फिक्स साइज़ पर आ जाएगी और यहाँ से डिलीट भी हो जाता है। यानी कि अगर A4 साइज़ की इमेज हो हॉरिजॉन्टल मोड में, तो आपको वो सही नज़र भी आएगी, यानी कि इतने एरिया में आएगी। वो फिर उसका साइज़ जो है वो छोटा होगा, इसलिए इस इमेज का साइज़ बड़ा है इसलिए वो बड़ी ही दिखाई देगी हमें, जो कि बार बार रिपीट होगी फिर। तो ये जो है आगे जो है प्रोटेक्ट शीट वगैरह जो है, इसको चले हम कल ही देख लेंगे कि सिर्फ शीट को किस तरह पासवर्ड लगाया जाए, यानी कि उसके अंदर जो डाटा है वो नज़र आए। शीट खुले ही ना उसको किस तरह लगाया जाए, सिर्फ शीट नज़र आए लेकिन उसके अंदर डाटा चेंज ना हो, वो किस तरह होता है। प्रिंट एरिया क्या है, और चार्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सेल में इस्तेमाल हो या ना हो, लेकिन पावर पॉइंट में इसका बड़ा इस्तेमाल होती है, बट बनती है हमारे एक्सेल में ही है। तो आगे ये और डाटा वैलिडेशन, कल तक तो ये कंप्लीट नहीं होगा। कल हमारा जो है चार्ट कोशिश करते हैं हाफ कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये भी ज़रा डिटेल में। तो ये थी जी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने सबसे पहले काउंट इफ फार्मूला जो है इसको चेकआउट किए अटेंडेंस शीट के तौर पर। ठीक है, वही बात है, आगे क्या पता मैं कुछ ऐसा सवाल पूछूं जिसके काउंट इफ ही यूज़ हो, लेकिन सवाल मेरा कुछ इस तरह से हो आपको समझ ही ना आए। ठीक है ना, तो वहाँ पर आपने अपना जहन लगाना कि हाँ भी इसका हम क्या हल निकाल सकते हैं। फिर लेसन नंबर 9 में हमने फ्रीज पेन देखे हैं और बैकग्राउंड में किस तरह से इमेज लगाई जाए ये चेकआउट किए, और साथ ही आप लोगों के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इसी बहाने साथ साथ चेक हो गए। तो ये थी हमारी क्लास। इसके अंदर किसी का कोई सवाल, कोई मसला परेशानी है तो वो पूछ लें। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक जगह है, हम एक नई शीट ले लेते हैं। मेरे पास एक ये जगह है, अब उस जगह के अंदर कई जगहों पर अल्फ़ाबेट भी लिखे हुए हैं मिक्स, और कई जगहों पर नंबरिंग भी लिखी हुई है। अब अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकते हैं, हम एग्जांपल के तौर पर रैंडम टेक्स्ट लिख रहे हैं, कुछ जगहों के ऊपर नंबरिंग भी है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ना इस रेंज के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट पता चल जाए कि वो कितनी जगह लिखे हुए पता चलें, इनकी गिन के देखें अभी आपके पास इतने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो आंसर है वो मेरे पास अभी 10 है। अगर मैं इन फ्यूचर यहाँ नंबर लिखूँ तो उस पर इफ़ेक्ट ना पड़े, लेकिन हाँ जो ये अल्फ़ाबेट लिखूँ तो वो हमारा नंबर जो वो इंक्रीज़ भी हो। ज़ाहिर है उसका मकसद ही अल्फ़ाबेट, तो सिर्फ अल्फ़ाबेट लिखने से उसका नंबर इंक्रीज़ हो जाए। ये कल वाला क्वेश्चन था। भूल है। हाँ, कहते हैं स्क्रीन शेयर में करना बंद कर दे तुम्हें, पता तो ज़रा देखें। मैं ज़रा दूसरे भी लगा लूँ ताकि आपके जहन में ना हो कि सर ने कोई पता नहीं कौन सा फार्मूला लगा ली जो हमें पता नहीं है। ये देखें,
जगह मैं यही सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। पुराने वाले भी लगा लें और नया वाला मैं अभी लगा के बताता हूँ। आंसर आपके सामने नज़र आएगा। काउंट ब्लैंक भी हमने पढ़ा था। ये आंसर आ गया हमारे पास मल्टीपल चीज़ों की। अब मैंने सिर्फ अल्फ़ाबेट ढूंढना है ना, तो ज़रा गौर कीजिएगा कि मैं अब जो फार्मूला लगाऊंगा, यानी कि देखना तो नहीं है, मैं स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ। ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा कि क्या फार्मूला है। चलें जी, ये अब आप लोग देख लें। ये देखिए, ये मेरे पास ना यहाँ आंसर आ रहा है, ठीक है। उस पर मैं क्लिक नहीं कर सकता, नहीं तो फार्मूला नज़र आ जाएगा। ये अभी हमें बता रहा है कि 10 अल्फ़ाबेट हैं। तो ये देख लें, अगर मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ ना, 10 से 11 नहीं हुआ वो, लेकिन जी मैं यहाँ अल्फ़ाबेट लिखूंगा तो 10 से 11 हो जाएगा। ये बात है, नंबरिंग पे कुछ भी ना हो, अल्फ़ाबेट लिखने पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। ये फार्मूला है। अब मैं क्लिक नहीं कर सकता, यूं आपने ढूंढना है, यानी कि अगर जिनको अभी भी समझ आ गई है ना, इधर आंसर नहीं देना, व्हाट्सएप पे आंसर देने हैं। जो हमने पढ़े, जब आप लोग ये करेंगे ना, आप लोग खुद कहेंगे कि इतना इजी सवाल था और हमें पता भी नहीं था। इंतहाई इजी। अब देखिए, मैंने स्क्रीन बंद की और उसी वक्त ऑन कर लिया, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा। छोटा सा फार्मूला है। और किसी का कोई सवाल, कोई मसला, परेशानी आ रही हो? सही सही। चलें, मैं अभी एक और वॉइस मैसेज भेज रहा हूँ, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो भी आप लोगों ने कंप्लीट करके शेयर कर देना, ठीक है। और उसकी फ़ाइल मुझे भेजनी है, यानी कि पर्सनल, जिस तरह पहले प्रोजेक्ट्स की भेजी है, वो भी कीजिएगा। और साथ जो अल्फ़ाबेट वाला मैंने अभी खुद की है, ये भी आप लोगों ने ढूंढ के बताना है।